हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। किसके लिए? अंकित प्रश्नों के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 के 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हमारे पूरे हो चुके थे। आज हम वहीं से क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अनुसार एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दो बातें यहां से हमें पता चलती है कि एक तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, दूसरा इनके बीच में क्या भरी हुई है? वायु। और क्षेत्रफल का मान दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें क्या चीज दे रखी है? हमें ए की वैल्यू दे दी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 100, और सेंटी में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये है 100 यानी कि 10 की घात 2, यह है 10 की घात -4, तो टोटल आ जाएगा 10 की घात -2, यहाँ आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। बीच की दूरी 5 मिलीमीटर, और प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा कितना है? 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जा रहा है। तो हमें क्या क्या चीज़ दे दी? हमें दे दी डी का मान दे दिया 5 मिलीमीटर, यानी कि हो गया 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। तो ये आ गया डी की वैल्यू। और वोल्टेज की वैल्यू दे दी, वी का मान हमें दे दिया, ये कितना दे दिया? 300 वोल्ट। ये आ गया 300 वोल्ट। अब क्या कह रहा है? बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच एवोनाइट के बराबर 2.6 भर दिया जाता है। तो कोई परावैद्युतांक यदि भरे, बाद में भरना है, प्रारंभ में तो वायु संधारित्र है, प्लेटों के बीच में वायु है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो के का मान है 2.6। तो अब क्या करता है? ज्ञात कीजिए फर्स्ट प्लेटों के बीच नया विभवांतर। फर्स्ट में आ जाएगा नए विभवांतर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं V0 से, यानी कि जब प्लेटों के बीच में क्या है? वायु है, तो V0 है। तो नया विभवांतर क्या आ जाएगा? जिसको हम VK से रिप्रेजेंट करेंगे, यह बराबर होता है V0 बटे K के बराबर होगा। ये इसका सूत्र है। जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तो उसका जो विभवांतर होगा वो पूर्व में जब वायु थी तब प्लेटों के बीच में जो विभवांतर था उसका मान बटे के बराबर होगा। ये इसमें सूत्र आता है। तो क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट करें तो वी के इज इक्वल टू V0 का मान कितना दिया है? 300 वोल्ट, ये हो गया 300 बटे इसका मान कितना दे दिया? के का मान 2.6, 2.6 दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब आप इसमें भाग दे सकते हैं, तो 26 का भाग दे दें 3000 में, यही दे देते हैं 3000 में 26 एकम 26 आ गया। कितना बच गया हमारा? ये बच गया 4, और यहाँ पे आ गया 0, दशमलव लगा, अभी तो हम 26 फिर एकम 26 आ जाएगा। अब आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ऊपर से उतारा 0, तो 26 का भाग देंगे तो 5 बार, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ गया 130 के लगभग आ गया। तो लगभग ये मान हमारा 115 वोल्ट के बराबर आ गया। देखिए सही करा है। वैसे तो इसको काट के हम कर सकते थे, 2 से काट दें तो ये आ गया 13, और 2 से काट देंगे तो ये आ गया 1500 बार, आधा आ गया। अब 13 का भाग दे दीजिए, 13 एकम 13 बच गया 2, 13 एकम 13 बच गया 7, 13 पंजे 65। तो लगभग ये इतने के लगभग आएगा, 115 वोल्ट के लगभग ही बराबर आ जाएगा। तो बाद में जो हमारा निकल के आया वो इसका मान इसके बराबर होगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग का पहला हमारा आंसर यहाँ पर ये आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है? संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक धारिता कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट में देखिए, प्रारंभिक धारिता समांतर प्लेट है तो C इज इक्वल टू ε0 इंटू A अपॉन D के बराबर होगा। K में यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वायु भरी है, तो K की वैल्यू 1 होगी। तो वैल्यू पुट करें, ε0 का मान हो गया 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा A का मान हमें दिया है यहाँ पर 10 की घात -2 बटे D का मान हमें दिया है 5 गुणा 10 की घात -3। बस इसे सॉल्व करना है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 8 में देंगे, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सते 35, फिर क्या आ जाएगा? फिर से 3 बचेगा, और 5 सते 35, 1.77 गुणा
10 की घात 12 और -2 10 की घात -14 और 3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10 की घात -14 और आप चाहें तो पहले ऐसे ही लिख सकते हैं 10 की घात -12 -2 और 3 ऊपर जाकर के हो गया प्लस का, तो यह गया 1.77 गुणा 10 की घात 12 और 2 14, 14 और 3 14 में से +3 करेंगे तो -11 और ये हमारे पास क्या आ गया फैराड, ये आ गया। अब बाद में धारिता कितनी हो जाएगी, बाद की जो धारिता, ये धारिता कब है जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है, तो इसको C0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब प्लेटों के बीच पदार्थ भर देंगे, परावैद्युत पदार्थ, तो धारिता कितनी हो जाएगी, तो लिखते हैं यदि के परावैद्युत प्लेटों के बीच रख दें, प्लेटों के बीच रखें तो जो नई धारिता होगी C के, वो बराबर होता है C0 इंटू K के बराबर होती है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो बस C0 की वैल्यू आपको पता चल गई है 1.77 गुणा 10 की घात -11 गुणा K की वैल्यू कितनी है 2.6, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो करें, यहीं पर कर लेते हैं। 1.77 में 2.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चिंग 36, 6 सतह 42 का 2 4, 6 सतह 42 और 4 46, 6 एकम 6 और 4 10 गुणा 2 सतह 14, 2 सतह 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ गया 2 0, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और ये हो गया 3 और 1 4, तो ये आ गया 4 और डेसिमल 1 2 3, तो ये आ गया 4.6 इसके बराबर आ गया, ये आ गया 4.602 गुणा 10 की घात -11 और लगभग यही मान आ रहा है 4.6 गुणा 10 की घात -11 आ गया 4.6 गुणा 10 की घात -11 और मात्रा क्या आ गया फैराड। इस तरीके से इसको निकाला। अब हो सकता है आपके दिमाग में इस वाले के लिए आ रहा होगा कि सर ऐसा वाला फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है। तो देखिए ये वाला फार्मूला भी इसी रूप में हमें प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। इस वाले फार्मूले को आपको यहाँ पर ड्राइव करके बता देता हूँ, फिर उसे मिटाऊंगा, ये आपके काम आएगा। तो हमने फार्मूला बताया था VK = V0/K, ये बताया था, इसे थोड़ा प्रूफ कर लेता हूँ मैं। ये था VK बराबर V0/K और अभी मैंने सूत्र बताया C = K × C0 के बराबर होता है। तो अब समझिए हमारे पास V बराबर कितना होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है Q बराबर होता है C × V, तो यहाँ से निकलता है V = Q/C। यदि ये V0 है तो ये क्या हो जाएगा C0 के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। तो अब हम यहीं पे बात को समझें, यदि मेरे पास VK मुझे निकालना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा Q बटे ये हो जाएगा CK। मैं ऊपर Q क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि प्लेटों में आपने उनको आवेशित किया और उनकी बैटरी को बाहर निकाल दिया। जब आपने बैटरी बाहर निकाल दी तो अब प्लेटों पे जो आवेश है वो नहीं बदलेगा, उसके बीच में जब आप परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देंगे तो धारिता भले ही बदल जाएगी, वोल्टेज बदल जाएगी, लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब VK का मान इसके बराबर है, तो VK = Q बटे CK का मान यहाँ से रख लीजिए, हमने ये बताया था CK = K × C0 के बराबर है। तो VK बराबर ये Q बटे C0 किसके बराबर होगा, देखिए ये Q बटे C0 V0 के बराबर है, तो क्या गया V0 बटे K, और यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो जहाँ यदि आपको वो बात समझ में ना आई हो तो आप इस चीज़ से इस बात को समझ सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो हमने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं, अब तीसरा पार्ट को कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है तीसरे पार्ट में, यहाँ तक निकाल दिया, दोनों चीज़ें हमारी निकल गई। प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें निकालना है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। क्या कहा मैंने, देखिए हमने कहा ये 2 प्लेटें थी मेरे पास, इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ वायु भरी हुई थी। जब मैंने इसको आवेशित करा तो प्लेटों के बीच का विभव कितना आ गया, V0 आ गया। जब क्या भरी हुई थी, वायु भरी हुई थी। अब मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, बैटरी निकाल दी तो अब इसमें नया आवेश तो आ नहीं सकता प्लेटों में, तो इस पर आवेश का मान क्या होगा +Q, इस प्लेट पर क्या होगा -Q। अब यदि इसके बीच में मैं क्या कर दूं, यहां पर उठा करके एक परावैद्युत पदार्थ डाल दूं तो नया विभव क्या हो जाएगा VK। पहले इसकी धारिता क्या रही होगी C रही होगी,
अब नई धारिता क्या हो जाएगी, सी के। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आवेश का मान नहीं बदलने वाला है यदि आप बैटरी निकाल चुके हो तो, इस बात पर ध्यान रखना। तो जो तीसरा पार्ट कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो प्रारंभ में और अंत में सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो दो स्थितियों में बदल सकता था, या तो बैटरी से कनेक्ट रहती, जुड़ी भी रहती। तो जैसे ही आप परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में डालते, क्या होता, हम कह सकते हैं विभव घट जाएगा, और जब विभव घटेगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, तब नया आवेश आता। लेकिन आपने बैटरी को निकाल दिया है, ध्यान रखना, इस सिद्धांत को समझना। बैटरी को निकाल दिया तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रारंभ में और अंत में जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी। प्लेटों का क्षेत्रफल भी नियत है, वो बदल नहीं रहा है दोनों स्थितियों में, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान रहेगा। तो तीसरे प्रश्न में ध्यान देना, चूंकि बैटरी को हटा दिया गया है, अतः पूर्व में तथा बाद में आवेश की मात्रा किस पर, प्लेटों पर आवेश की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या आ जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। और हमें क्यू का मान कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी। अब वो क्यू बराबर सी वी पहले वाला लीजिए चाहे बाद वाला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटे ए का मान हम रख लेंगे। तो सी का मान कितना था, प्रारंभ की दोनों स्थितियां लेंगे, ध्यान रखना। तो प्रारंभ में सी नॉट का मान क्या है, 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, और विभव का मान कितना है, 300 वोल्ट। और यदि आप कहोगे नहीं सर मैं तो बाद वाला लूंगा, अगर बाद वाला सी के लेना होगा तो जो वोल्टेज है वो भी बाद वाली लेना, बस इस बात का ध्यान रखना आप। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1.77 गुणा 10 की घात -11, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 300, तो रखें 1.77 गुणा 10 की घात -11 गुणा क्या आ गया 300, बटे क्षेत्रफल का मान हम जानते हैं 10 की घात -2 है, गुणा कर देंगे तो 3 सते 21, 22 23, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया। डेसिमल 2 के बाद है, और साथ में 100 की भी गुणा होगी तो 531, तो ये आ गया। 300 की इसमें गुणा करने पर ये आया है, ध्यान देना। और साथ में क्या आ गया 10 की घात -11, और ये ऊपर जाकर के +2 हो गया, तो कितना हो गया 531 गुणा 10 की घात -9। अब डेसिमल यहाँ रहा होगा, दशमलव लगा के 0 यहाँ लिख सकते हैं। तो इस दशमलव को जब मैं उठा के यहाँ बीच में लाऊंगा तो 2 स्थान इधर ला रहा हूँ, तो यहाँ से 2 स्थान घट जाएंगे, जो जगह 5.31 गुणा 10 की घात -9 +2, तो यह गया 5.31 गुणा 10 की घात -7, और क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा निकाल रहे हैं, तो यह आ जाएगा कूलाम, इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको चेक भी कर लेते हैं प्रश्न में दिए हुए आंसर से, 5.31 गुणा 10 की घात -7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसी वाले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, तब उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, इस बात को समझना। देखिए यदि बैटरी जुड़ी रहेगी तो सीधी सी बात है कि वोल्टेज का मान गिरेगा नहीं पूरी प्रक्रिया के दौरान। इस चीज को समझिए, ये बेसिक बात समझा रहा हूं आपको। देखिए ये मैंने दोनों प्लेटें ले ली, इस पर था प्रारंभ में मैंने कहा +Q आवेश था, इस पर आवेश की मात्रा क्या थी -Q। इसको मैंने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये कुंजी थी, यहां से मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये धन सिरे से जो बैटरी जुड़ी हुई होगी ये धन आवेशित होगी, ऋण से ऋण आवेशित होगी। क्लियर होगी बात। अब मैंने क्या करा, शुरू में इसके बीच में वायु थी, तो कोई भी संधारित्र अपनी धारिता के अनुसार अपने अंदर आवेश ग्रहण करता है। तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ा,
बीच में वायु थी, तो इसकी धारिता शुरू में कितनी रही होगी, सी नॉट रही होगी। ध्यान देना एक एक बात पे। पहली स्थिति में धारिता कितनी रही होगी, सी नॉट। तो इस पर आवेश का मान कितना आ गया, आवेश का मान आ गया क्यू नॉट मान लेते हैं। और इसका विभव क्या हो जाएगा, विभव मान लेते हैं वी नॉट हो गया। और वी नॉट का मान कितना है, 300 वोल्ट, क्योंकि बैटरी कितनी है, यह 300 वोल्ट की बैटरी है। तो वी नॉट का मान कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट। क्लियर होगी बात। अब आगे समझिए, मैंने ये स्थिति थी पहले में, मैंने इसके बीच में क्या डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया पूरा का पूरा। ये परावैद्युत पदार्थ पूरा का पूरा भर दिया इसके बीच में। जैसे ही परावैद्युत पदार्थ भरूंगा, इसकी वोल्टेज घटने लगेगी। जब वोल्टेज घटेगी तो इसका मतलब इसकी धारिता अब बढ़ेगी, क्योंकि आवेश तो उतना ही है ना। आप बेसिक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है C इंटू वी के, इसके बराबर होता है। तो यानी कि हम क्या है, यहां से V और C में रिलेशन निकालें तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो मैंने क्या करा, इस प्लेटों के बीच में क्या डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ डाला। परावैद्युत पदार्थ डालूंगा तो C की जगह यदि V के मान लूँ, C के मान लूँ, तो V के बराबर Q बटे C के का मान क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू K के बराबर। तो ये K का मान आप देख रहे हो 2.6 है, और Q बटे C नॉट का मान किसके बराबर होगा, Q अपॉन C। यह हमारा होगा C के बराबर। तो ये वाला जो पद है, हर में K आने के कारण VK का मान घटेगा, इसीलिए तो वो 111 वोल्ट हो गया था, 115 वोल्ट हो गया था परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालने के कारण। लेकिन ये क्योंकि बैटरी अभी निकली नहीं है, जुड़ी हुई है, तो अब ये बैटरी क्या करेगी, इन प्लेटों के बीच 300 वोल्ट तक इसको विभवांतर बनाने के लिए कार्य करती रहेगी। वो कब संभव है, जब यहां से और धन आवेश आकर के आवेश को बदल दे। तो जो नया आवेश होगा, यदि बैटरी जुड़ी है तब की स्थिति है। सेकंड केस में ले लीजिए, धारिता कितनी होगी, सी के, आवेश का मान बदल जाएगा, मान लेते क्यू डैश हो गया, और वोल्टेज कितनी होगी, अब वोल्टेज नहीं बदलेगी, वी के का मान भी 300 वोल्ट ही रहेगा। बस ये स्थिति आपने समझ लेनी। बैटरी निकालते तो विभव घटेगा, आवेश बदलेगा नहीं। बैटरी जोड़ के रखोगे तो विभव नहीं बदलेगा, आवेश का मान बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको क्लियर होगी। अब प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा था कि वोल्टेज का मान कितना होगा, वोल्टेज का मान कितना होगा। तो वोल्टेज का मान तो 300 वोल्ट का 300 वोल्ट ही रहेगा। तो पहला जो आंसर आएगा, देखिए पहला वाला आंसर आएगा सॉल्यूशन में, फर्स्ट में जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, वो कितनी होगी, 300 वोल्ट ही रहेगी। क्योंकि जब आप, मैंने कहा परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालोगे तो यदि बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी, वोल्टेज घट के 115 हो गई थी। लेकिन परावैद्युत पदार्थ की पट्टी आपने डाली, लेकिन बैटरी कनेक्ट है तो वोल्टेज डाउन होगी, 115 हो जाएगी। लेकिन बैटरी जुड़ी हुई है तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहां से धनावेश आके इस प्लेट में, यहां से ऋणावेश आके इस प्लेट में बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 300 वोल्ट ही पहुंच जाएगी। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, 300 वोल्ट, क्योंकि लिख भी देते हैं, क्योंकि परावैद्युत डालने पर क्या लिखेंगे, धारिता बढ़ेगी तथा वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा। बैटरी जुड़ी होने के कारण, बैटरी जुड़ी होने के कारण प्लेटों के बीच अधिक आवेश, प्लेटों के बीच ने लिखा है प्लेटों में अधिक आवेश, प्लेटों में अधिक आवेश संचित होगा, अधिक आवेश संचित होगा तथा क्या हो जाएगा, यदि अधिक आवेश संचित हो जाएगा तो लिख देंगे वोल्टेज का मान 300 वोल्ट ही होगा, 300 वोल्ट ही बना रहेगा। बस ये पहले प्रश्न का आंसर ये वाला हो गया।
सेकंड उसने कहा था प्रारंभ में और अंत में धारिताएं बताइए। तो प्रारंभ और अंत में धारिताओं के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में वायु भरी है तो उतनी ही धारिता रहेगी, और बाद में आपने क्या लिख दी, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, तो धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये दोनों मान सेम के सेम रहेंगे। ये देखिए, ये वाला मान और ये वाला मान पहले की तरह रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये मान सेम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो धारिताओं के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी बात क्या कर रहा है, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, उसको समझते हैं। तो पहले में लिख लेते हैं, सेकंड में लिख लेते हैं, धारिताओं का मान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर हो गया। अब हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, तो अब तीसरे को समझिए, लिखते हैं प्रारंभ में आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम रो नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रो बराबर क्या होता है, क्यू नॉट अपॉन ए के बराबर होगा। क्यू नॉट का मान किसके बराबर होगा, सी नॉट, क्यू बराबर सी इंटू वी और बटे ए के बराबर होगा। सी नॉट का मान हमने देखा कितना निकल के आया था, ये था 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 11, और वोल्टेज तो 300 ही रहेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, 10 की घात माइनस 2 ही रहेगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान निकल के कितना आ जाएगा, देखिए 3 सते 21, 3 सते 21, 22, 23, 3 एकम 3 और 2 5, और डेसिमल ये 300 की यहाँ गुणा कर देंगे तो 531 गुणा 10 की घात माइनस 11 प्लस 2, तो ये आ गया 531 गुणा 10 की घात माइनस 9, और डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो 5.31 गुणा 10 की घात माइनस 7, और क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा नॉट निकाल रहे हैं, यह आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये वाला। प्रारंभ की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब बाद में क्या होगा, क्योंकि बाद में धारिता बदल गई है। जब धारिता बदल गई तो इस वाले फार्मूले में सिग्मा की जगह लिख लेंगे, सिग्मा नॉट की जगह लिख लेंगे सिग्मा, तो अब लिखते हैं बाद में सिग्मा का मान आ जाएगा Q अपॉन ए, और Q का मान आ जाएगा सी के, Q बराबर C इंटू वी और बटे ए। सी के का मान आपको पता है, ये हमने पहले कैलकुलेट करा है, ये है इसका मान 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 11। सी के का मान है 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 11। वोल्टेज का मान तो 300 ही रहेगा, बटे ए का मान कितना आ गया, 10 की घात माइनस 2, इतना आ जाएगा। लगा दें फार्मूला, ये आ जाएगा 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, डेसिमल के बाद 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगी, गुणा 10 की घात माइनस 11 प्लस 2, तो कितना हो गया 1380 गुणा 10 की घात माइनस 9, और डेसिमल यहाँ से लेकर के 0.0 यहाँ होगा, यहाँ से इसके बीच में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.38 गुणा 1 2 3 स्थान इधर लाए तो 10 की घात माइनस 9 प्लस 3, तो क्या कितना हो जाएगा 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 6, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। देख लेते हैं आंसर, मैच करके देख लेते हैं। 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इस प्रकार से होगा। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना, ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, इन चीज़ों को समझोगे तभी आपका ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है आपने, जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपको ध्यान हो, यदि इस प्रकार से मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, ये तीनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, इसका वोल्टेज V1, इसका V2, इसका V3, इनके बीच की
जो हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में कभी भी जोड़िए तो जो परिणामी वोल्टेज होती है वह विभिन्न अवयवों के बीच में बंट जाती है। तो परिणामी वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होती है और Q बराबर होता है CV। तो V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, ये होगी Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो सीधे आता है श्रेणी क्रम में 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, यहाँ पर मैंने आपको उसका हल्का सा एक लुक दे दिया है। तो अब हमारे पास श्रेणी क्रम में तो धारिता का सूत्र होता है 1 अपॉन C 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जहाँ C क्या होती है CR तुल्य धारिता होती है। तो अब यहाँ से इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। तो संयोजन की तुल्य धारिता लिखते हैं, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसके बराबर हमें दिया है C1 बराबर C2 बराबर C3 और ये दिया है 3 माइक्रोफैरड, 3 गुणा 10 की घात -6 फैरड। तो माइक्रोफैरड को बाद में सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी माइक्रोफैरड में आएगा। फिलहाल 3 लिख लेते हैं, इसको फिलहाल 3 माइक्रोफैरड ऐसे लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 का मान 3, C2 का मान भी 3, इसका मान भी 1/3। तो जोड़ेंगे सीधे आ गया 3/3, कट गया यानी कि 1/1। तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन 1, तो C बराबर 1। और माइक्रोफैरड में दिया हुआ था आपको, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से बच्चों इस वाले प्रश्न को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो तुल्य धारिता क्या होगी, 1 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। अगला प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, इसको देखते हैं। 2 संधारित्रों की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल कर रहा हूं, ध्यान देना। 2 संधारित्रों की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। तो समांतर क्रम में ध्यान रखना, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और श्रेणी क्रम में होता है, ये होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो क्या दिया है, समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है, तो पहली C1 है, दूसरा C2 है, इसका मान C यानी कि 24 माइक्रोफैरड के बराबर। और श्रेणी क्रम में है 6 माइक्रोफैरड, तो श्रेणी क्रम के लिखेंगे 1 अपॉन C का मतलब 6 बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ। तो ये तो सीधे एक इक्वेशन होगी, एक मान लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा C1 C2, ये आ जाएगा C2 प्लस C1 1/6। C1 प्लस C2 का मान तो कितना है 24, तो इसको लिख लेंगे 24/C1 C2। ध्यान रखना C2 प्लस C1 बोलिए या C1 प्लस C2 बोलिए, बात एक ही है, दोनों का योग 24 है। तो कितना आ गया 24, तो C1 C2 इधर गुणा 6 की यहाँ गुणा, तो C1 C2 बराबर 6 गुणा 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, कुल मिला के आ गया 144। तो हमें पता चल गया C1 C2 बराबर हो गया 144 के बराबर होगा, माइक्रोफैरड का स्क्वायर के बराबर होगा। सीधी बात है, अब उसको लिख नहीं रहे, मात्रक नहीं लिख रहे फिलहाल। अब हमें तो अलग अलग मान याद करने C1 C2 के, तो फार्मूला हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि चूंकि एक सूत्र होता है गणित का C1 माइनस C2 का स्क्वायर, यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 के बराबर होगा। डेरिवेशन में भी हमने आपको ये चीज़ें समझाई है और प्रश्नों में भी, पिछले वाले प्रश्नों में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न आए जिनमें मैंने इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट आपने करनी है, क्योंकि हमको यदि C1 प्लस C2 का मान पता है, यदि C1 माइनस C2 का मान और पता चल जाए तो हम C1 C2 के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इस वाली तकनीक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं, ये हो गया C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर
24 गुणा 24 माइनस 4 गुणा C1 C2 का मान कितना दे दिया 144, या क्या 144। 24 की 24 में गुणा कर लीजिए, 24 गुणा 24 तो यह आ गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 8 और 16 17 और ये हो गया 5, ये हो गया 576, इसके बराबर आ गया। तो क्या आ गया, ये तो आ गया 576 माइनस इसकी भी गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया 576। तो क्या आ गया C1 माइनस C2 का स्क्वायर 576 माइनस 576 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है 0 आ रहा है। C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से वर्गमूल बन जाएगा, तो 0 का तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया C1 माइनस C2 बराबर क्या होगा 0, इसका अर्थ है C1 किसके बराबर होगा C2 के बराबर। अब अगर C1 C2 के बराबर है तो समीकरण 1 में मान रख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में C1 बराबर C2 रखने पर तो मान रख लीजिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा C1 का मान C2 के बराबर, तो C2 प्लस C2, यह आ जाएगा C2 प्लस C2 बराबर 24, तो 2C2 बराबर आ गया 24, तो C2 बराबर आ गया 24/2, यानी कि C2 बराबर कितने हो गया 12, और 12 क्या आएगा माइक्रोफैरड में मान था, तो यहाँ पर माइक्रोफैरड ही लिखिए। और C1 C2 के बराबर है तो C1 का मान भी कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड के ही बराबर होगा। इस प्रकार से हम C1 और C2 के मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कहीं पर कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वाली जो हम कह सकते हैं ये जो फार्मूला है याद करना, क्योंकि इसको इस विधि से करने से थोड़ा सा द्विघातीय पद में यदि आप समीकरण निकालने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हो तो ये वाला टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। करना तो हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से C1 का मान 24 माइनस C2 लेकर के इस वाली समीकरण में रख लेते C1 C2 बराबर 144, लेकिन वो द्विघाती समीकरण बन जाती है, उसको सॉल्व करना काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत लगती है। तो इस वाली तरीके को ध्यान रखना, इससे आपके आसानी से फार्मूले निकल जाएंगे, जो आंसर होंगे आसानी से निकलेंगे। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।